नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देख रहे थे आदिकाल में रासो साहित्य। रासो साहित्य का एक भाग हमने पढ़ा दिया, दूसरा भाग पढ़ा रहे हैं। ये सारी क्लासेस हम कहां पर देखेंगे? हिंदी अनमोल ऑनलाइन चैनल पर। ये यूट्यूब का चैनल है, आप उस पर जाएंगे, हिंदी अनमोल ऑनलाइन लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल नजर आएगा। जो इसके पहले क्लासें हो चुकी हैं उसको हम देख सकते हैं। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला चरण हम लोग पढ़ रहे थे आदिकाल। आदिकाल में हमने अभी तक रासो साहित्य तक देखा। रासो साहित्य में कुछ रचनाएं जैसे खुमार रासो, बिसल देव रासो, इन रचनाओं को हमने देख लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज रासो साहित्य का भाग 2 हम लोग देखेंगे और ये क्लास संख्या होगी 16। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हम रासो साहित्य की अगली रचना को देखते हैं। आप लोग अगली रचना में लिख लीजिए परमाल रासो। अगली रचना का क्या नाम है? परमाल रासो। परमाल रासो। अगर इसका रचनाकार के बारे में बताया जाए तो कौन है? इसके रचनाकार है जगनी। रचनाकार जगनिक। और रचना काल की बात की जाए तो इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1230। ये तो हो गए। रचना का नाम क्या है? परमाल रासो। रचनाकार कौन है? जगनिक। और रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1230। इसके बाद देखते हैं इसका वर्ण विषय क्या है। अगर वर्ण विषय की बात करें तो इसके वर्ण विषय में क्या है, क्या बताया गया है? इसमें लिखिए, इसमें परमादि देव की सेना, इसमें परमादि, ये नाम है, परमादि नाम है, इसमें परमादि देव की सेना, परमादि देव की सेना में शामिल दो वीर, में शामिल दो वीर योद्धाओं, आल्हा एवं ऊदल की, आल्हा एवं ऊदल की, आल्हा एवं ऊदल की वीरता का वर्णन है। वीरता का वर्णन है। आल्हा और ऊदल, आल्हा और ऊदल महोबा के रहने वाले, महोबा के रहने वाले थे। हम देख रहे हैं कौन सी रचना? हम देख रहे हैं परमाल रासो के बारे में। परमाल रासो का रचनाकार कौन है? जगनिक। जगनिक ने इसका रचना कब की है? विक्रमी संवत 1230 में। इसका वर्ण विषय क्या है? इसमें परमादि देव की सेना में शामिल दो वीर योद्धाओं आल्हा एवं ऊदल की वीरता का वर्णन है। आल्हा और ऊदल कहाँ के रहने वाले थे? आल्हा और ऊदल महोबा के रहने वाले थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आल्हा और ऊदल कहाँ के रहने वाले थे? महोबा के रहने वाले थे। आल्हा और ऊदल किसकी सेना में शामिल थे? परमादि देव की सेना में शामिल थे।
अब आपसे ये पूछा जाए परमाणु रासो का रचनाकार कौन है, तो रचनाकार जगनिक है और रचना काल क्या है, विक्रमी संवत 1230 ईस्वी है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे। चलो ठीक, अब हम देखेंगे इसके विशेष तत्व, इसका प्रकाशन कब किसने करवाया और किसने इसको प्रमाणित माना, किसने इसको प्रमाणित नहीं माना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं, क्या विशेष तत्व। परमाणु रासो का रचनाकार कौन है, जगनिक। समय क्या है, विक्रमी संवत 1230। इसमें किन दो वीर योद्धाओं का वर्णन है, आल्हा और उदल का। किसके सेना में शामिल थे, परमादिदेव के सेना में शामिल थे। कहां के रहने वाले थे, महोबा के रहने वाले थे। आइए लिखते हैं विशेष तत्व। विशेष तत्व इसमें लिख लीजिए, इसका सबसे पहले प्रकाशन, इसका सबसे पहले प्रकाशन, इसका सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन इसका सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट, कहीं कहीं पर ये ऊपर वाला ना मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, लेकिन आप लिख लिए चार्ल्स इलियट, यही शुद्ध होगा। कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया। ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया। सबसे पहले प्रकाशन किसने करवाया, चार्ल्स इलियट ने। किस नाम से करवाया, आल्हा खंड के नाम से करवाया। कब करवाया, 1865 ईस्वी में। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और लिखते हैं। इसके बाद 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में किसने, श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा काशी, नागरी प्रचारी सभा काशी से परमाणु रासो, कहां से, नागरी प्रचारी सभा काशी से परमाणु रासो के नाम से करवाया। ये हो गई दूसरी बात। और इसमें लिखिए, वाटरफील्ड ने इसके पदों का अनुवाद एक
दो, ये तीसरा। वाटर फील्ड ने इसके पदों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी में किया। वाटरफील्ड आगे लिखिए। वाटरफील्ड इसे पृथ्वीराज रासो का है। इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड मानते हैं। एक खंड मानते हैं। इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड मानते हैं, लेकिन इसका खंडन ग्रियर्सन ने, ऐसे लिख लीजिए, ग्रियर्सन ने इसका खंडन किया। इसका खंडन किया। किस बात का खंडन किया है? जब वाटरफील्ड ने इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड बताया तो ग्रियर्सन ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया। आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम किस रचना को देख रहे हैं? परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक, समय विक्रमी संवत 1230। अब अगर उसके वर्ण विषय की बात की जाए, उसमें परिमाल देव के दो वीर योद्धाओं, जिसका आल्हा और ऊदल का वर्णन है। आल्हा और ऊदल कहाँ के रहने वाले थे? महोबा के रहने वाले थे। अब आते हैं इसके विशेष तत्व को देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन किसने किया और किस नाम से किया? अगर सबसे पहले ये देखा जाए इसका प्रकाशन किसने किया, इसका प्रकाशन सबसे पहले कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने किया। और किस नाम से किया था? आल्हा खंड के नाम से किया था। सबसे पहले प्रकाशन किसने? चार्ल्स इलियट ने। किस नाम से किया? आल्हा खंड से। अब सवाल ये उठता है कब किया? तो 1865 ईस्वी। तो 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जब इसका नाम आल्हा खंड रखा, तो इसका नाम परमाल रासो किसने रखा? किसने रखा है? श्याम सुंदर दास ने। कब रखा? 1920। और किसने प्रकाशन करवाया था? नागरिक प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया। इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वाटरफील्ड ने किया। और किसने परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो का एक ही खंड माना है? तो वाटरफील्ड ने माना है। वाटरफील्ड के इस कथन का खंडन किसने किया है? तो ग्रियर्सन ने किया। इसमें सारी बातें स्पष्ट हो गई है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं और इसमें क्या है। परमाल रासो से और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं? महत्वपूर्ण रचना है, तो अच्छे से बहुत बारीकता के साथ हम लोग इसको देखेंगे। इसमें छूटा कुछ नहीं है। हमने आपको बता दिया, रचना बता दी, रचनाकार का नाम बता दिया, समय बता दिया, किसने कब इसका पहले नामकरण किया, कब इसने दूसरा नामकरण हुआ। ये सारी चीजें आपके नोट्स में अब आसानी से मिल जाएगी। और श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन कहां से करवाया था? नागरिक प्रचारणी सभा। आप मेरे साथ दोहराते रहिए।
आप बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी लगा हुआ है। अप्रैल में हमने पहले ही आपको बताया था, हो सकता है अप्रैल में पेपर हो, और अप्रैल में संभावना पूर्णता हो गई। संभावना क्या, अब तो पूर्णता ही हो गया है कि अप्रैल में पेपर करा लिया जाएगा। लेकिन आयोग है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक एडमिट कार्ड हाथ में ना आ जाए। इसमें वीर बनाफरों द्वारा किए गए, और लिखिए, इसमें वीर बनाफरों द्वारा किए गए किए गए 52 युद्धों का भी वर्णन है। ठीक, यह एक मुक्तक एवं गेय काव्य है। यह एक मुक्तक एवं गेय, गेय मतलब कि गाने योग, जिसको गाया जाए उसको क्या बोलते हैं, गेय। गेय काव्य है। काव्य लिख सकते हैं, रचना भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर रचना ही लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुक्तक एवं गेय रचना है। इसमें 36 अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। जिन्हें खंड कहा गया है। जिन्हें खंड कहा गया। और इसमें लिखिए, इसके पद, इसके पद वर्षा ऋतु, इसके पद वर्षा ऋतु में महोबा, जहां के रहने वाले थे वहां तो गाया ही जाएगा। महोबा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बैसवाड़ा के, बैसवाड़ा के आसपास, बैसवाड़ा के आसपास गाए जाते हैं। गाए जाते हैं। और इसमें क्या खास बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रमाणित रचना माना है। अर्ध प्रमाणित
रचना माना है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें 52 युद्धों मतलब बनाफारों द्वारा किए गए 52 युद्धों का भी वर्णन मिलता है। और ये कैसी रचना है? ये गेय रचना है। इसके साथ साथ कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। इसमें 36 अध्याय है जिन्हें क्या कहा जाता है? खंड। कितने अध्याय है? 36। आला खंड में कितने अध्याय है? 36। परमाल रासों में कितने अध्याय? 36। याद रखना। इसके पद कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कहां पर? महोबा, बुंदेलखंड, बैसवाड़ा के आसपास क्षेत्रों में इसके पद गाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो, हमने ये भी लिखवा दिया कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणित माना है। इसके साथ क्या? परमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणित रचना माना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसकी पंक्तियां। आओ चलो देखते हैं पंक्ति। लिखिए पंक्ति। परमाल रासों की पंक्ति है। पूछा भी गया है। 12 बरस ले कुकुर जी, 12 बरस ले कुकुर जी, और तेरा ले जिए सियार, और तेरा लव जिए सियार। जिए सियार। बरस 18 छत्री जिए, बरस 18 छत्री, छत्री ऐसे ही लिखा गया है। छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। ये तो हो गई पहली पंक्ति। और ये दूसरी पंक्ति। सदा तरैया बन फूले, सदा तरैया बन फूले, यारो सदा न सावन हुए, यारो सदा न सावन, यारो सदा न सावन होए।
स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को। स्वर्ग मढ़ैया सब काहू। यारो सदा न जीवे को। यारो सदा न जीवे को। ये पंक्ति है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आलोचकों के कथन देखेंगे हम। पहली पंक्ति क्या है? 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। दूसरी पंक्ति क्या है? सदा तरैया बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को, यारो सदा न जिए को। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग आलोचकों के मत। हेडिंग डाल लीजिए, परमाणु रासों के संदर्भ में। परमाणु रासों के संदर्भ में आलोचकों के मत या कथन, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये कथन। वीर गीतात्मक काव्य के रूप में वीर गीतात्मक काव्य के रूप में वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके वीर गीतों का प्रचार इसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। सारे उत्तरी भारत में हो गया। सारे उत्तरी भारत में हो गया। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन। आल्हा खंड में सिंगारिक वर्णन का एकांत अभाव। अगला कथन क्या है? आल्हा खंड में सिंगारिक वर्णन का एकांत
अभाव है, अभाव है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह। आल्हा खंड बीज रस से भरपूर, आल्हा खंड बीज रस से परिपूर्ण, सरस एवं ओजस्वी, सरस एवं ओजस्वी रचना है। ये कथन किसका है? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये कथन नोट कर लीजिए। परमाल रासो, ये इतना आपके लिए कॉफी है, आप इतना तैयार कर लेंगे तो बहुत है। परमाल रासो के बारे में हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है। रचना काल विक्रमी संवत 1230 है। सबसे पहले इसका प्रकाशन किसने किया? सबसे पहले इसका प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किया। कब किया? 1865। उसके बाद 1920 में नागरिक प्रचारी सभा से श्याम सुंदर दास ने इसका क्या नाम रखा? परमाल रासो। परमाल रासो में क्या है? महोबा के रहने वाले आल्हा और रुदल का वर्णन मिलता है। इसमें कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? 52 युद्धों का वर्णन मिलता है। इसमें परमाल देव जो शासक थे उनका वर्णन मिलता है। और परमाल रासो में कितने खंड हैं? तो 36 खंड हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हम लोग आगे, देखते हैं अगली रचना। चलो अब आइए देखते हैं हम लोग अगली रचना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परमाल रासो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसीलिए थोड़ा इत्मीनान से और बेहतर तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट पे लिखिएगा कि सर ये बता दीजिए, तो हम उसको बता देंगे। आइए देखते हैं अगली रचना क्या है। हम्मीर रासो। हम्मीर रासो इसके रचनाकार कौन है? सारंगधर। अगर रचनाकार की बात की जाए तो कौन है? रचनाकार कौन है? सारंगधर। आप ऐसे भी लिख लीजिए, आसान रहेगा आपको। सारंगधर। समय क्या है? समय है 1957 ईस्वी। अगर समय की बात की जाए तो समय क्या है? 1357 ईस्वी। 19वीं सदी में रचना कहाँ हो पाई? 1957 नहीं है, 1357 ईस्वी। अगर इसके बारे में देखते हैं तो यह मूल रचना उपलब्ध नहीं है। लिखिए, यह मूल रचना
उपलब्ध उपलब्ध नहीं है, यह मूल रचना उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राकृत पैंगलम प्राकृत पैंगलम में सारंगधर के कुछ पद मिले थे के कुछ पद मिले। इस पदों के आधार पर इस पदों के आधार पर इसके अस्तित्व की कल्पना की। इस पदों के आधार पर इसके अस्तित्व की कल्पना की कल्पना की। राहुल संस्कृत्यायन ने इन पदों को राहुल सांस्कृत्यायन ने इन पदों को सारंगधर के पद न मानकर जज्जल नामक कवि के पद माना है। नामक कवि के पद माना है। कहने का तात्पर्य यह है, हमेर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की। समय क्या है? 1357 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्राकृत पैंगलम में सारंगधर के कुछ पद मिले, उसी पदों के आधार पर मैंने इसके अस्तित्व की कल्पना की। लेकिन राहुल संस्कृत्यायन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन पदों को, जो पद हमें रासों में प्राप्त हुए हैं, इन पदों को सारंगधर के ना मान करके किसके मानते हैं? जज्जल नामक कवि के मानते हैं। आप इसको लिख लीजिए। फिर आइए देखते हैं विशेष तत्व। हो गया, आइए देखते हैं विशेष तत्व। विशेष तत्व में लिखिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए विशेष तत्व। शुक्ल जी ने इस रचना से, इसमें लिखिए, शुक्ल जी ने इस रचना से, शुक्ल जी ने इस रचना से अपभ्रंश रचनाओं
अपभ्रंश रचनाओं एवं रासों रचनाओं की समाप्ति मानी है। रासों का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? हमेर रासो। इसी रचना से रासो साहित्य की समाप्ति हो जाती है। एक कथन है, लिख लीजिए। हमेर शब्द अमीर का विकृत रूप है। जो किसी पात्र का नाम ना होकर नाम ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली रचना है विजयपाल रासो। क्या है? विजयपाल रासो। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार की बात की जाए तो इसके रचनाकार है नल ऋषि। और रचनाकाल की बात की जाए तो 1298 ईस्वी 1298 ईस्वी मिश्र बंधुओं के अनुसार। मिश्र बंधुओं के अनुसार 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। कह रहे हैं मिश्र बंधु कितना इसका समय मान रहे हैं? 1298 ईस्वी। 16वीं शताब्दी कौन मान रहा है? डॉक्टर नगेंद्र। अब इसमें सर्वमान्य कौन सी है? 16वीं शताब्दी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो समय है इसका वो क्या है? सर्वमान्य। सर्वमान्य कौन सी है? 16वीं शताब्दी। अगर आपसे ये पूछा जाए विजयपाल रासो का समय कितना है तो 16वीं शताब्दी। अगर नाम देकर पूछा जाए मिश्र बंधुओं के अनुसार तो क्या बताना है? 1298 ईस्वी। वर्ण विषय क्या है इसका? अगर वर्ण विषय की बात की जाए तो वर्ण विषय इसका लिख लीजिए। वर्ण विषय
विशेष तत्व नहीं, वर्ण विषय करके लिख लीजिए। बहुत वर्ण विषय, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विजयगढ़ करौली के शासक, विजयगढ़ करौली के शासक, विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल एवं विजयपाल विजयपाल एवं पग राजा के मध्य, एवं पग राजा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन है। अगर इसमें छंद की बात की जाए तो कुल छंद कितने हैं? कुल छंद कितने हैं? 42। भाषा, भाषा कौन सी है? भाषा है अपभ्रंश, अपभ्रंश। अप्रमाणित रचना है, और अप्रमाणित रचना। ठीक, आइए देखते हैं विजयपाल रासो के बारे में। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह। अगर समय पूछता है नाम देकर के मिश्र बंधुओं के अनुसार, तो हमको क्या बताना है? 1298 ईस्वी। अगर नाम देकर के नहीं पूछता है, तब इसका समय क्या बताना है? 16वीं शताब्दी। इसका वर्ण विषय क्या है? इसमें विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल एवं पग राजा के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। छंदों की संख्या कितनी है? 42। आप ऐसे याद कर लीजिए कि विजयपाल की उम्र कितनी है? 42। भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। और समय क्या है? 16वीं शताब्दी में ये रचनाकार हुआ है। अगर छंद आप डाउट होते हैं तो ये पूछा गया है छंदों की संख्या कितना है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि विजयपाल की उम्र 42 साल है। तो आपको याद रहेगा कि इसमें विजयपाल रासो में छंदों की संख्या कितनी है? 42। भाषा अपभ्रंश, अप्रमाणित रचना है, प्रमाणित रचना नहीं। क्या है? विजयपाल और पग राजा के बीच युद्धों का वर्णन है। 1298 कौन मानता है? मिश्र बंधु। और 16वीं शताब्दी कौन मानता है? डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर और देखते हैं हम लोग आगे। हो गया? चलो आइए देखते हैं अगली रचना क्या है रासो साहित्य में। रासो साहित्य में अगली रचना क्या है, हम लोग उसके देखते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट आप लोग करिए जरूर। परीक्षा नजदीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा से पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगली रचना डाल लीजिए, जयचंद्र प्रकाश। जय चंद्र प्रकाश, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं
रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। और समय की बात की जाए तो समय अज्ञात है। रचना काल क्या है? अज्ञात। पता नहीं। भट्ट केदार का समय, इसमें लिखिए भट्ट केदार का समय भट्ट केदार का समय विक्रमी संवत 1225 के आसपास माना जाता है। 1225 के आस पास माना जाता है। बहरहाल ये लाइन आप किसी काम की नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। चलो आगे देखिए वर्ण विषय। वर्ण विषय, वर्ण विषय क्या है? कन्नौज के शासक जयचंद्र की वीरता का वर्णन। कन्नौज के शासक जयचंद्र की वीरता का वर्णन है, है। यह रचना उपलब्ध नहीं, यह रचना उपलब्ध नहीं। दयाल दास सिंघालय द्वारा, दयाल दास सिंघालय द्वारा रचित राठौड़ी ख्यात, ये रचना का नाम है। रचित राठौड़ी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है, में इसका उल्लेख मिलता है। अगली रचना क्या है? जय मयंक जसचंद्र, जय मयंक जसचंद्र। इसके रचनाकार कौन है? अगर रचनाकार की बात की जाए तो रचनाकार कौन है? मधुकर कवि, मधुकर कवि, मधुकर भट्ट। समय, रचनाकाल, रचनाकाल क्या है? 1186 ईस्वी। वर्ण विषय क्या है? आइए देखते हैं वर्ण विषय इसका। वर्ण विषय की बात की जाए तो इसमें क्या है? कन्नौज के शासक जयचंद्र की वीरता का वर्णन, कन्नौज के शासक जयचंद्र की वीरता का वर्णन,
वर्णन है या भी रचना उपलब्ध नहीं है, या भी रचना उपलब्ध नहीं है, इसका उल्लेख भी दयालदास सिंघालय द्वारा रचित राठौड़ी ख्यात में हुआ है। हम देख रहे हैं रासो साहित्य में जयचंद्र प्रकाश, इसके रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। समय क्या है? इसका रचनाकाल पता नहीं है, तो इसलिए अज्ञात। भट्ट केदार का समय कितना है? 1225 के आसपास माना जाता है। वर्ण विषय कन्नौज के शासक जयचंद्र की वीरता का वर्णन है। यह रचना उपलब्ध नहीं है। दयालदास सिंघालय द्वारा रचित राठौड़ी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। अगली रचना क्या है? जयमयंक जसचंद्र का। इसके रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट है। इसका रचनाकाल क्या है? 1186 ईस्वी। इसका वर्ण विषय क्या है? कन्नौज के शासक जयचंद्र की वीरता का वर्णन है। यह भी रचना उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख भी दयालदास सिंघालय द्वारा रचित राठौड़ी ख्यात में हुआ है। अब अगली रचना जो हमारे पास है वो पृथ्वीराज कासो है। पृथ्वीराज कासो रासो साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में आती है। इस रचना को हम देखते हैं अगली क्लास में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है वो नोट डाउन कर ले, अभी हम मिटाएंगे नहीं। उसके बाद अगली क्लास कल होगी और अगली क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग उस क्लास को मत मिस करिएगा। पृथ्वीराज कासो हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तैयार कर दिया जाए, आप ताकि भूले ना। इस क्लास को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।